हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डी12 द्वारा पूछे गए पीजीटी और पीजीटी मैथ्स और सीएस में हिंदी के क्वेश्चन पेपर के बारे में। इस वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं जो पीजीटी मैथ्स में और सीएस में पूछे गए हैं। और मैंने जो 5 क्वेश्चन जो होते हैं पैराग्राफ वाले, उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया, इसलिए ये 30 हो रहे हैं, अदरवाइज ये 40 होते, क्योंकि 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन मैंने हर एक दोनों एग्जाम में से 15-15 लेकर 30 क्वेश्चंस किए हैं। तो हम आगे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। वाक्य पढ़ते हैं। जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण बनाती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा चिन्ह इसमें नहीं प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं, योजक चिन्ह इसमें है, योजक चिन्ह तो इसमें नहीं है। उद्धरण है, हाँ जी उद्धरण है, ये आप देख सकते हैं, नाम धातु की क्रिया के पास लगी है। ठीक है, अल्प विराम है, बिल्कुल है, यहाँ पे है के पास है, अल्प विराम है। पूर्ण विराम चिन्ह है, जी हाँ, लास्ट में पूर्ण विराम चिन्ह भी है। हमारे पास कौन सा योजक चिन्ह इस वाक्य में नहीं है, योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह इज करेक्ट आंसर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। निम्नलिखित में से दिया गया वाक्य किस काल का उदाहरण है। तो वाक्य दिया है, खिलाड़ी मैच खेल रहे थे। ओके, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है आसन्न भूतकाल। ठीक है, पहले आसन्न भूतकाल को समझते हैं कि ये हो सकता है या नहीं। अब देखिए, आसन्न भूतकाल में क्या होता है कि कोई भी काम खत्म होता है, जल्दी ही खत्म होता है, इस चीज़ का पता चलता है, और उसमें चुका है, चुकी है, इस तरह के एंड में इस तरह के वाक्य होते हैं। ठीक है, लेकिन इस वाक्य में क्या रहे थे, तो आसन्न भूतकाल तो नहीं हो सकता, ये नहीं है। फिर है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है कि कार्य तो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, लेकिन वो कब ख़त्म हुआ है पता नहीं चलता, और वो अभी भी बैकग्राउंड में चल रहा है, या चल रहा है, ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये अपूर्ण भूतकाल हो सकता है, क्योंकि ये ऑप्शन इस तरह से है ना कि खिलाड़ी मैच खेल रहे थे, अब ये ख़त्म हुआ है, इसका तो श्योरिटी नहीं है ना। तो सेकंड ऑप्शन हो सकता है। आगे भी देख लेते हैं ऑप्शंस। संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, संभाव्य वर्तमान काल में क्या होता है कि जब भी वाक्य फिनिश होता है, उसमें आता है होगा, होगी, इस तरह के शब्द, इस तरह के शब्द आते हैं, एंड नोट इस तरह का आता है। तो इसमें तो ऐसा नहीं है होगा, होगी, है ना। हेतु हेतु मध्यभूत काल में ही होता है कि कोई भी उस वाक्य में हमें ये पता चलता है कि वाक्य में कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है, इसकी श्योरिटी होती है ना, हेतु हेतु मतलब भूतकाल में। लेकिन इस वाक्य में कार्य कंप्लीट हुआ है, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। खिलाड़ी मैच खेल रहे थे, लेकिन क्या ये ख़त्म हुआ है, इसका श्योरिटी नहीं है, तो हेतु हेतु मध्यकाल मध्य भूतकाल भी नहीं है। तो हम सेकंड ऑप्शन को लेकर चलेंगे, और सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य है। अब विस्मयादि बोधक वाक्य जानने के लिए हमें या तो विस्मयादि बोधक चिन्ह हमें पता होना चाहिए, या फिर ये देखना है कि किस वाक्य में ये लग सकता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, सुमित अब आ चुका होगा। ये भी एक बात कही जा रही है ना, तो इसमें तो विस्मयादि बोधक चिन्ह नहीं लग सकता। हम कार्य नहीं करेंगे, ये एक स्टेटमेंट है, ये बताई जा रही है, बोली जा रही है। ओह, कितनी ठंडी रात है, तो इसमें तो इसमें आदि बोधक चिन्ह लग ही गया है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो हम थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। फिर है फोर्थ, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। इसमें वाक्य अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ये, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर न ले जाया जा सके, उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन देखते हैं। गमनशील कहेंगे, नहीं, गमनशील का मतलब ही हुआ है कि जो मूवेबल हो, जिसको कहीं भी ले जाया जा सके, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। जंगम का मतलब क्या होता है, देखते हैं। जंगम का मतलब होता है जो चल सकता हो, जो मूवेबल हो, तो जंगम भी नहीं है। फिर नेक्स्ट है स्थावर। स्थावर का मतलब होता है स्थिर, अचल। ठीक है, तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। फिर हम जाएंगे फिफ्थ क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम का चयन कीजिए। उत्तम पुरुष क्या हुआ, आपने इंग्लिश पढ़ी है तो उसमें पता होगा आपको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है, तो वैसे ही हिंदी में होता है उत्तम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन, है ना। तो हमें देखना फर्स्ट पर्सन वाला वर्ड कौन सा है। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई वी, है ना। तो या तो मैं होगा या हम होगा, तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तुम, वे, आप, ये सेकंड और थर्ड ऑप्शन, थर्ड पर्सन होते हैं, तो ये हम नहीं जाएंगे इनके साथ। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर है सिक्स
क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निष्ठा का पर्यायवाची नहीं है? निष्ठा का पर्यायवाची नहीं है, तो निष्ठा का पर्यायवाची क्या हो सकता है? विश्वास हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आस्था हो सकता है, ये भी हो सकता है। संदेह बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। श्रद्धा भी हो सकता है निष्ठा का पर्यायवाची, ठीक है। फिर है 7th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अवाक का विलोम शब्द कौन सा है? अवाक, है ना, जब अवाक का मतलब होता है चकित हो जाना, बिल्कुल नम हो जाना, है ना, तो ये हो गया अवाक। तो इसका विलोम क्या होगा? सवाक। बिल्कुल फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है ना। अ की जगह पे स लगा है, जब ये हिंदी में हम कई बार देखते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अपोजिट बनाने के लिए हम अ लगा देते हैं, ठीक है। तो ये अवाक हो गया और ये सवाक है, और सवाक जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 8th, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? अब देखते हैं शब्द कौन कौन से हैं। प्रजा है, आशा है, निराशा है और अहिंसा है। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है प्रजा, प्रजा कभी भी हम एक व्यक्ति को लेकर हम कभी भी प्रजा नहीं कह सकते, एक व्यक्ति को, है ना। उसके लिए कम से कम मिनिमम 2 लोग तो होने ही चाहिए, है ना। तो ये कभी भी सिंगुलर तो यूज़ हो ही नहीं सकता, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, प्रजा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? ऑप्शन दिए हैं महात्मा, गृहकट, सत्याग्रह, जनमंदा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, महात्मा। 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति अपना रख पराया चख का अर्थ है? अब देखिए इस वाक्य से ही लग रहा है कि अपनी चीज़ें बिल्कुल सेव रखनी है और दूसरों की जो है इन्वेस्ट करनी है ना, इस तरह का सेंस दे रहा है। तो इस तरह के सेंस वाले वाक्य को चुनते हैं। फर्स्ट है, जिससे सफलता मिले उसी का यश फैले, ये बिल्कुल भी नहीं है। लालच छोड़कर थोड़े से ही संतुष्ट होना, ये भी नहीं लग रहा। हस्तगत चीज़ का विशेष मूल्य नहीं होता, ये भी नहीं लग रहा। फोर्थ ऑप्शन है, अपनी वस्तु की रक्षा दूसरे वस्तु की का उपभोग, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, फोर्थ। नेक्स्ट है 11th, निम्नलिखित में से शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, जो गलत लिखा हुआ, गलत स्पेलिंग हो जिसकी। अत्यावश्यक, ये करेक्ट स्पेलिंग है इसकी। फुटबॉल है ये, हम फुटबॉल अगर हिंदी में लिखते हैं तो बॉल लिखते हैं, ब लिखते हैं, वो नहीं लिखते हैं। तो ये सेकंड ऑप्शन अशुद्ध वर्तनी है इसकी, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब हम जाएंगे 12th क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से आराधना शब्द का विशेषण कौन सा है? आराधना से क्या बनता है? आराध्य, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब है 13th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम, तत्सम मतलब जो संस्कृति के समान हो, ठीक है। तो तत्सम जो संस्कृत के समान हो, जो नियरल संस्कृत के हो, ऐसा शब्द हमें ढूंढना है। तो प्रतिछाया, प्रतिछाया हमें काफ़ी हद तक संस्कृत के करीब करीब लग रहा है, तो हम प्रतिछाया को चूज़ कर सकते हैं। बाकी हम ऑप्शन देख लेते हैं। बाकी यहाँ पे ऑप्शन है पछतावा, पड़ोस, 15, ये बिल्कुल भी संस्कृत के करीब नहीं है, तो ये हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है 14th, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला वाक्य का चयन कीजिए। हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान अपेक्षित है, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड है, दलाई लामा आध्यात्मिक धर्म गुरु है, बिल्कुल करेक्ट है। स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ जल आवश्यक है, ये भी ठीक है। आपकी कक्षा में कितने छात्र हैं? ये भी ठीक है, इसमें वर्तनी कहीं भी गलत नहीं है, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है 15th, निम्नलिखित में से मुहावरा अंडे का शहजादा का क्या अर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुभवहीन व्यक्ति, लालची मनुष्य, कठोर परिश्रम करने वाला, बहुत अनुभवी होना। जो फर्स्ट अंडे का शहजादा का मतलब होता है जो अपने शेल में रहता हो और बस उतने ही दुनिया को जानता हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? अनुभवहीन व्यक्ति, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है अनुभवहीन व्यक्ति, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है
बिलाव का स्त्रीलिंग क्या होगा? बिल्ली। ऑफ कोर्स इसका फोर्थ ऑप्शन जो बिल्ली है बिल्कुल करेक्ट है, बहुत इजी था ये। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता हो। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है अग्नि परीक्षा देना। अग्नि परीक्षा देना का क्या मतलब हुआ? कठिन जांच, ये भी हो सकता है। क्रोधित होना ये नहीं हो सकता। परिश्रम करना ये भी हो सकता है। शांत करना ये नहीं हो सकता, है ना। तो कठिन करना और परिश्रम करना, अगर इन दोनों में से अगर हमें चूज़ करना होगा तो हम चूज़ करेंगे फर्स्ट ऑप्शन को। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोसेस के थ्रू गुजर रहा है ना, उस जांच के थ्रू निकल रहा है। तो अग्नि परीक्षा देना, कठिन जांच, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, दिए गए शब्दों की संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। शब्द दिया है पुनरावलोकन। पुनरावलोकन फर्स्ट ऑप्शन है। पुनः जमा अवलोकन। जो हमारा नेक्स्ट ये जो वर्ड है इसका एक अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग होना ज़रूरी है। इसका कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं बन रहा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है पुनरावलोकन। रवलोकन का भी इंडिपेंडेंट कोई मीनिंग नहीं है, तो ये एक गलत ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है पुनः अवलोकन। अवलोकन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पे नौकरी के अलग अलग स्पेलिंग लिखे हैं, तो फर्स्ट सेकंड बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल इनकरेक्ट है। जो थर्ड ऑप्शन है नौकरी, क्योंकि नाम में बड़े ओ की मात्रा होती है, वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब हम जाएंगे 28 क्वेश्चन पे। भिखारी को रोटी दो में कौन सा कारक है? अब यहाँ पे देखिए कर्म कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक और अपदान कारक दे रखा है। कर्ता कारक अपदान कारक तो बिल्कुल गलत है। अब कन्फ्यूजन किस में होती है? कर्म कारक और संप्रदान कारक में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको ध्यान देना होगा कि भिखारी को, भिखारी के लिए रोटी दी जा रही है, उसके हेतु रोटी दी जा रही है, उसके बेटरमेंट के लिए दी जा रही है। इस भाव को हमें समझने की ज़रूरत है। इस भाव को जैसे ही हम समझते हैं वैसे ही हम सेकंड ऑप्शन संप्रदान कारक पे क्लिक करते हैं, और जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप कर्म कारक पे मत लगाइएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ज्ञात कीजिए। अब देखिए दीपक शब्द दिया है, दीपक शब्द का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है, उसे चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन है दिया, बिल्कुल है। दीप भी होता है, प्रदीप भी होता है, हर्ष नहीं होता। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है 22nd क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो शब्द है उड़ती खबर। उड़ती खबर मतलब जिसका कोई बेस नहीं है, बस फैल गई है वो। तो उसका अर्थ क्या होगा? दुष्टों का नेता नहीं, अपना मत नहीं, बढ़ चढ़ कर बातें करना ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है अफवाह, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अब यहाँ पे देखिए वाक्य दिया है मेरी अध्यापिका ने बीएड किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखना है कि कौन सा विराम चिन्ह है। लाघव है, बिल्कुल है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कोष्टक इसमें नहीं है, योजक भी नहीं है, निर्देशक भी नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लाघव चिन्ह ये जो बीएड के पास ये जो छोटे छोटे गोल गोल से लगे हैं, ये लाघव चिन्ह होते हैं। फिर नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह भूख से तड़प रहा है, ये वाक्य ठीक लग रहा है। वह भूख से तड़प रहा है, ये गलत है क्योंकि भूख ही शब्द गलत है। वह भूख में तड़प रहा है, ये वाक्य गलत है। में नहीं हो सकता, से हो सकता है। वो भूख में तड़प रहा है, ये भी गलत है। तो हम किसके साथ जाएंगे? फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे, वह भूख से तड़प रहा है। 15th है दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दुबला शब्द दिया गया है और इसमें पता करना है कि उपसर्ग कौन सा शब्द है। तो देखिए दुबला में बला, बला का एक इंडिपेंडेंट मीनिंग है ना। तो दू क्या हो गया हमारा? उपसर्ग। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब 26 पे जाइए, दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। यहाँ पे तैराक शब्द दिया गया है, तो तैराक का प्रत्यय होगा आक, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर है 27th क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए सरल वाक्य होता क्या है? सरल वाक्य वो वाक्य होते हैं जिसमें जैसे तैसे वाले शब्द यूज नहीं होते, जिसमें कोई अव्यय यूज नहीं हो सकता, क्योंकि और, ठीक है, लेकिन परंतु ये वाली चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं हुई, वो हमारा सरल वाक्य हो जाएगा।
तो पहला ऑप्शन है जैसे ही बच्चे ने पानी बरसता हुआ देखा वैसे ही मकान में शरण ले ली, गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चे ने मकान में शरण ली क्योंकि वहाँ पानी बरस रहा था, तो ये एक गलत ऑप्शन है क्योंकि इसमें क्यों किया गया है। थर्ड ऑप्शन है पानी बरसता हुआ देखकर बच्चे ने एक मकान में शरण ली। अब इसमें कोई भी अव्यय यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। फिर भी हम फोर्थ पढ़ लेते हैं। बच्चे ने पानी बरसता हुआ देखा और एक अव्यय है तो अव्यय आ गया, ये भी गलत ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो हम थर्ड पे क्लिक करेंगे। फिर है 28 क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ पे वाक्यांश दिया हुआ है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अब जिसके समान दूसरा ना हो वो कौन हो सकता है, वो अद्वितीय हो सकता है, जिसका कोई दूसरा चीज़ हो ही ना, है ना। अकल्पनीय नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कल्पना की बात नहीं की गई है ना। तो हम सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अद्वितीय। फिर है 29 क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अब हमें ये वाक्य पढ़ना है और पहचानना है कि यहाँ पे कौन कौन से पॉसिबल विराम चिन्ह लग सकते हैं। वह कौन सी पुस्तक है जो आपको बहुत पसंद है। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं वैसे ही हमारा बोलने के तरीके से ही हमारा विराम चिन्ह लग जा रहा है यहाँ पे। वह कौन सी पुस्तक है, यहाँ पे आएगा एक अल्प विराम, ठीक है, कॉमा, जो आपको बहुत पसंद है यहाँ पे आएगा एक विराम चिन्ह। अब हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन में कॉमा और विराम चिन्ह है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में ही कॉमा और विराम चिन्ह है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिर हम जाएंगे 30th क्वेश्चन पे, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। यहाँ पे शब्द युग्म दिया है अहम, 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 ठीक है। तो ये शब्द दिया हुआ है, जो फर्स्ट वाला शब्द है वो हमने संस्कृत में 10th तक पढ़ा ही होगा। अहम का मतलब होता है मैं, और मैं का दूसरा अर्थ अहंकार होता है, ठीक है। तो एक शब्द का अर्थ तो हमें मिल गया अहंकार, जो कि दो ऑप्शन में आ रहा है, फर्स्ट में और थर्ड में, ठीक है। अब है दूसरा अहम। अहम मतलब होता है, जैसे हमने कई बार पढ़ा होगा कि इस कार्य में इस व्यक्ति ने बहुत अहम भूमिका निभाई, है ना। तो वो वाला अहम है। अहम का मतलब क्या हो गया, महत्वपूर्ण। तो ये ढेर वाले पे हैं तो हम जाएंगे ही नहीं, हम फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे और करेंगे टाटा बाय बाय। तो ये हमारा हो गया 30 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए, और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच।